वक्फ कानून मामले पर 3 दिन धुआंधार चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने का ऐलान कर दिया। अब निर्णय सुरक्षित हो गया है। क्या क्या रहे इन 3 दिनों की सुनवाई में, किन किन मुद्दों पर बात हुई, इस पर हम बात कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील वरुण सिन्हा जी हमारे साथ हैं। वरुण जी, ये 3 दिन धुआंधार सुनवाई चली और उसमें लगभग 10 से ज़्यादा बड़े वकीलों ने अपनी बातें रखी हैं, तो उसमें अगर देखें पीछे मुड़कर तो जिस्ट क्या क्या है? देखिए, जो मुख्य रूप से 5 बिंदु जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा उठाया गया, उन 5 बिंदुओं के इर्द गिर्द सारा आर्गूमेंट याचिकाकर्ता यानी मुस्लिम पक्ष का था। और जो भारत सरकार के तरफ से और भारत सरकार के समर्थन में कई राज्य सरकारें और कई राज्यों के वक्फ बोर्ड ने जो अपने सबमिशंस दिए, हम लोग जैसे इंटरवेनर्स ने अपने सबमिशंस दिए, वो उन्हीं 5 बिंदुओं के इर्द गिर्द घूम रहा था। जो पहला बिंदु था मुस्लिम पक्ष का कि उनके फंडामेंटल राइट यानी कि आर्टिकल 25 और 26 का वायलेशन हुआ है, उसका एक उनका बिंदु था। उनका दूसरा बिंदु था जो वक्फ व यूजर को इस संशोधित कानून के माध्यम से डन अवे कर दिया गया है। उनका तीसरा आर्गूमेंट था कि हमारे जो वक्फ बोर्ड हैं और वक्फ काउंसिल है, उसमें नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाने की बात कही गई है। उसके बाद उनका ये कहना था कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया में जो मुसलमान हैं उनको वक्फ करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है, जो अधिकार था उसको इस संशोधित कानून के माध्यम से ले लिया गया है। और उनका लास्ट आर्गूमेंट था कि लॉ ऑफ लिमिटेशन वक्फ के लिए लागू किया गया है। इन 5 बिंदुओं पे पूरा आर्गूमेंट मुस्लिम पक्ष का था, जिसका जवाब भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और राज्यों के जो सीनियर एडवोकेट्स थे उन्होंने दिए, और जो वक्फ बोर्ड के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स थे उन्होंने दिए। तो भारत सरकार के तरफ से आर्गूमेंट देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने स्पष्ट शब्दों में तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर कहा कि किसी भी तरह के फंडामेंटल राइट या राइट का वायलेशन नहीं है, हनन नहीं है। उनका दूसरा कहना था कि जो वक्फ व यूजर है, ये कंसेप्ट पहली बार 1923 में वक्फ एक्ट जो बनाया गया था ब्रिटिश कानून सरकार के द्वारा, उसमें ही रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था। जब उसमें रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था, उसको फिर 1934 में जो बंगाल का जो वक्फ एक्ट आया उसमें था रजिस्ट्रेशन का प्रावधान, और उसके बाद जब 1954 में आया फिर 95 सब में रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था, लेकिन रजिस्टर वक्फ को नहीं कराया जाता था। तो उनका कहना था कि जो मैंडेटरी प्रोविज़न किया गया कि अगर आप वक्फ डीड को रजिस्टर नहीं कराते हैं, वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं कराते तो वो वक्फ नहीं माना जाएगा। ये संशोधित कानून के माध्यम से उसको मैंडेटरी किया गया है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया में ये जो कानून लाया गया है, चूँकि शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया में खरीद फरोख्त गैर कानूनी ढंग से करके या जबरन कब्जा करके ट्राइबल लैंड्स पे उसका वक्फ करके वो उसका कब्जा कर लेते थे। इस तरह से जो ट्राइबल समाज के लोग थे वो अपने आप को मार्जिनलाइज फील कर रहे थे, लिहाजा इस कानून को लाया गया। लेकिन इस कानून की मंशा कतई नहीं है कि इस ट्राइबल एरिया में जो मुस्लिम समाज के लोग रह रहे हैं, अगर उनका मालिकाना हक उनके किसी संपत्ति पे तो उसका वो वक्फ कर सकते हैं, उसके लिए किसी भी तरह की मनाही नहीं है, उनके किसी अधिकार का हनन नहीं किया गया है। तीसरी बात जो उन्होंने कहा कि जो जहाँ तक नॉन मुस्लिम्स को वक्फ और काउंसिल में मेंबर बनाने की बात है, तो जो कानूनी बहस की गई मुस्लिम पक्ष के द्वारा कि जो मेजॉरिटी की जो मेंबर्स होंगे वो नॉन मुस्लिम्स होंगे, इस बात को उन्होंने बिल्कुल झूठा बताते हुए कहा कि नॉन मुस्लिम की संख्या मैक्सिमम 2 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, और उसके तमाम जो मेंबर्स हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के ही रहेंगे। पदेन को मिला के बात हो रही है? बिल्कुल नहीं, पदेन के अलावा 2 मेंबर्स की उसमें व्याख्या है। तो उन्होंने कहा कि जो नॉन मेंबर्स जो है पदेन के अलावा, पदेन तो मुस्लिम भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, वो किसी भी कम्युनिटी के हो सकते हैं, लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स 2 को लाना है, वो जो उनकी संख्या 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ये दलील उन्होंने दिया और कानून में उसको कैसे परिभाषित किया गया उसको भी बताने का काम किया। फिर जो लिमिटेशन की बात कही गई है, तो लिमिटेशन की व्यवस्था पहले के कानूनों में थी, लेकिन 1954 में आकर के उस लिमिटेशन को ख़त्म कर दिया गया, 1995 में लिमिटेशन को ख़त्म कर दिया गया। तो फिर से इस कानून में लिमिटेशन लाने की बात की गई है, ताकि लिमिटेशन के आधार पर कोई किसी के जायदाद पे, कोई किसी के ज़मीन पे कब्जा नहीं कर सके। उदाहरण के तौर पे आज के जब आर्गूमेंट कंक्लूड हो रहा था, उस वक्त एक महिला एडवोकेट खड़ी होकर के बताया कि उत्तर भारत में
किस दक्षिण भारत। तरह दक्षिण भारत में किस तरह से कुछ गांवों को ही पूरे गांव को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया वहां के वक्फ बोर्ड के द्वारा। जबकि वहां पर चोल राजाओं के द्वारा बनाए गए 1500 साल पुराने बिल्कुल मंदिर हैं। बिल्कुल। फिर मैंने भी माननीय अदालत को बताने की कोशिश की कि किस तरह से बिहार में 4 गांवों को वक्फ संपत्ति घोषित करने की कोशिश की गई है। तो कहने का मतलब है कि किस तरह से मिसयूज हो रहा है, उस मिसयूज को रोकने के लिए लॉ ऑफ लिमिटेशन जरूरी था और उसको लाया गया। ये माननीय सॉलिसिटर जनरल ने अपने सबमिशन में बहुत इसमें डिटेल। वरुण जी एक और बहस का मुद्दा था कि जो वक्फ है वो इस्लाम का अभिन्न अंग है और उस पर भी सरकार ने ये कहा कि पहले सरकार ने कहा कि इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, दान की परंपरा हर धर्म में है, इसलिए कुछ ऐसा बिल्कुल। जब आर्टिकल 25-26 पर जब दलील दी जा रही थी सॉलिसिटर जनरल के द्वारा, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में, आपको याद होगा कि उन्होंने दरगाह कमेटी अजमेर के एक जजमेंट का हवाला दिया जिसमें स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं उसमें कोई धार्मिक काम किस तरह से वो रिलीजियस डोमिनेशंस का पार्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो माननीय सॉलिसिटर जनरल ने उस जजमेंट का हवाला दिया और उसमें कहा गया है कि जब तक कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं है कोई आपका धार्मिक संस्कार, तब तक उसको फंडामेंटल राइट 25 और 26 के दायरे में नहीं माना जाएगा। इसमें जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने भी कहा कि हम सारे लोग परलोक के लिए और स्वर्ग के लिए ही प्रयत्नशील। बिल्कुल, उन्होंने ये बात कही, इसको चीफ जस्टिस ने भी मोक्ष की शब्द का इस्तेमाल किया। तो यह एक लाइटर मोमेंट था अदालत में, लेकिन कहने का कुल मतलब यह था कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम वही होगा जो प्योरली स्पिरिचुअल होगा। इसमें अब लगभग 1.5 महीने के लिए कोर्ट में छुट्टियां होने वाली है गर्मी की। कोर्ट इसको मतलब पार्शियल वो कह रहा है कि अंशकालिक चलेगा अदालत का कामकाज, लेकिन कब तक आपके अनुभव से लगता है कि? देखिए, जैसा कि विषय को बहुत गंभीर बताने की कोशिश याचिकाकर्ता की तरफ से किया गया है, वैसे तो कल लास्ट वर्किंग डे है और जितना बड़ा आर्गूमेंट हुआ है, अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि कल तक तो ऑर्डर आना बड़ा मुश्किल है। अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में ये छुट्टियों के तुरंत बाद आएगा, लेकिन विषय की गंभीरता अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगता है तो हो सकता है कि पार्शियली जो कोर्ट खुला हुआ है उस दरमियान भी आ सकता है। धन्यवाद। यानी सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन चली सुनवाई के बाद अब ऑर्डर रिजर्व हो गया है, जजमेंट रिजर्व है। सारे लोगों को इंतजार है कि कोर्ट इसमें अपना निर्णय कब और क्या सुनाता है। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।